नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज में। मुंबई के पवी में शनिवार शाम को एक रिहायशी इमारत में लगी आग से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक चांदीवली इलाके में बनी 22 मंजिला लेक होम सोसाइटी बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर शाम 5:30 बजे ये आग लगी। आग की सूचना मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने इमारत से 18 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन 7 लोग इस हादसे के शिकार हो गए। 3 लोगों की मौत लिफ्ट में फंसने से हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है, लेकिन आग लगने की असली वजह की जांच की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि आग पहले 14वीं मंजिल पर लगी और फिर ये 15वीं मंजिल तक फैल गई। आग से बचने के लिए लोग लिफ्ट का सहारा ले रहे थे। कुछ लोगों की मौत धुएं में दम घुटने की वजह से हुई है। 7 मृतकों में 5 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। घायलों को हीरानंदानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है। एक घायल को एरोनी स्थित नेशनल बर्न सेंटर में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। दमकल कर्मियों के मुताबिक जिस फ्लैट में आग लगी उसके 5 लोगों को कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता पाई। आग बुझाने के लिए दमकल की 15 गाड़ियां लगाई गई थीं। 41 सालों से अटके हुए लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट पर शनिवार को भारत और बांग्लादेश ने दस्तखत कर दिए। इस समझौते के तहत भारत के 111 गांव बांग्लादेश को मिलेंगे, वहीं बांग्लादेश के 51 गांव भारत में शामिल होंगे। इस समझौते के अमल में आते ही भारत और बांग्लादेश के नक्शे बदल जाएंगे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच 21 और समझौते हुए। इनमें समुद्री सुरक्षा में सहयोग सहित मानव और जाली भारतीय नोटों की तस्करी पर अंकुश लगाना शामिल है। शनिवार को 2 दिनों की बांग्लादेश यात्रा पर ढाका पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी और मेजबान देश की पीएम शेख हसीना की मौजूदगी में इन समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत बांग्लादेश को 12,600 करोड़ रुपए का कर्ज देगा। मोदी ने पड़ोसी मुल्क के लिए न केवल 2 अरब अमेरिकी डॉलर कर्ज की घोषणा की, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी मदद का भरोसा दिलाया है। मोदी ने पहले दिए गए 8 अरब अमेरिकी डॉलर ऋण पर तुरंत कदम उठाने का भी भरोसा दिलाया। मोदी की पहली बांग्लादेश यात्रा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उनके साथ मौजूद थी। दोनों देशों के बीच चल रहे तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे मुद्दे पर मोदी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ बांग्लादेश को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार की मदद से इस मसले का उचित समाधान किया जाएगा। आइए बताते हैं क्या है भारत बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता। जब 1971 में पाकिस्तान से जंग के बाद बांग्लादेश आजाद हुआ तो दोनों देशों के बीच सीमाएं साफ तौर पर तय नहीं हो सकी थी। 3 साल बाद यानी 1974 में इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के बीच सीमा समझौता हुआ। इसके तहत भारत के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश को सौंपा जाना है। बदले में बांग्लादेश से कुछ हिस्से भारत में शामिल होने वाले हैं। हाल ही में संसद के दोनों सदनों में ये बिल पारित हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन रविवार को भी एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी रविवार सुबह ढाकेश्वरी देवी के मंदिर जाएंगे। मंदिर में उनके स्वागत के लिए काफी तैयारियां की गई हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से पीएम मोदी को ढाकेश्वरी देवी की एक मूर्ति भी भेंट की जाएगी। दुर्गा मूर्ति हम उनको देंगे, हम एक दुर्गा मूर्ति देंगे और लोग सब कुछ देंगे उनको। हम मंदिर की तरफ से एक दुर्गा मूर्ति उनको देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह रामकृष्ण मिशन मठ भी पहुंचेंगे। यहां भी पीएम मोदी के पहुंचने को लेकर काफी तैयारियां हो रही हैं। मठ में पीएम मोदी के करीब आधे घंटे रुकने का कार्यक्रम है। पीएम के पहुंचने को लेकर मठ काफी उत्साहित है। मठ के मुताबिक पीएम मोदी उनके अपने हैं। मोदी जी अपना घर के ही है, हम ऐसा समझते हैं। बचपन से रामकृष्ण मिशन के साथ वो युक्त है और स्वामी विवेकानंद के परिवार है। बचपन से ही स्वामी जी को पसंद करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में 3 बस सेवाओं को हरी झंडी भी दिखाई। ये बसें कोलकाता, ढाका, अगरतला और ढाका, शिलांग, गुवाहाटी के बीच चलेंगी। उम्मीद की जा रही है कि इन बस सेवाओं से दोनों देशों के आम लोगों और कारोबारियों के बीच संपर्क बढ़ेगा। रिलायंस पावर ने बांग्लादेश में 3000 मेगावाट के एक पावर प्लांट को स्थापित करने के लिए करार किया है। रिलायंस पावर एलएनजी आधारित पावर प्लांट और एलएनजी टर्मिनल लगाएगी। कंपनी इस प्रोजेक्ट पर 3 अरब डॉलर का निवेश करेगी और इसी चरणों में पूरा किया जाएगा। इस पावर प्लांट के लिए रिलायंस पावर
समालकोट प्रोजेक्ट के आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करेगी। समालकोट प्रोजेक्ट में GE समेत दुनिया के दिग्गज सप्लायर हैं। शनिवार को ऑपरेशन ब्लू स्टार की 31वीं बरसी पर पंजाब में सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बावजूद कई जगह हिंसक झड़पें हुई। पुलिस ने कई अलगाववादियों और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों को हिरासत में ले लिया। सबसे ज्यादा तनाव अमृतसर में रहा। दोपहर 1:30 बजे फेसबुक फ्रेंड्स का एक उग्रपंथी गुट खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए श्री हरिमंदिर साहिब परिक्रमा में आया और तलवारें लहराने लगा। टास्क फोर्स ने उन्हें रोका तो वो हिंसा पर उतारू हो गए। टास्क फोर्स ने उन्हें दौड़ा कर पीटा। इससे पहले सुबह अकाल तख्त साहिब में मुख्य कार्यक्रम के दौरान अलगाववादियों ने हरमिंदर साहिब की परिक्रमा में नंगी तलवारें लहराकर खालिस्तान समर्थित नारे लगाए। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इसमें बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शयोदान सिंह शामिल हैं। कमेटी एनडीए घटक दलों के साथ सीट बंटवारे, चुनाव प्रचार आदि पर फैसले करेगी। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में बीजेपी के साथ 60 सीटों से कम पर कोई समझौता नहीं करेंगे, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश कुमार मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और शरद यादव से मुलाकात करेंगे। ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जूट मिल मजदूरों से मिले और कहा कि इस मुद्दे को वो संसद में भी उठाएंगे। अपने भाषण में राहुल गांधी ने लैंड बिल और रियल एस्टेट बिल को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों से अगर आप जमीन लेते हैं तो उस पर 5 साल के भीतर काम शुरू करना चाहिए, नहीं तो वो जमीन किसान को वापस दे देनी चाहिए। उन्होंने लैंड बिल को लेकर पीएम मोदी की नीयत पर भी शक जाहिर किया। इससे पहले राहुल गांधी रियल एस्टेट बिल को लेकर घर खरीदने वाले लोगों से भी मुलाकात करते नजर आए। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को सुलझाने के लिए पूर्व सैनिकों ने सरकार को 15 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से शनिवार को ही दूसरे दौर की बातचीत के दौरान इन लोगों ने पीएम को लिखी एक चिट्ठी सौंपी और पीएम से मिलने का वक्त भी मांगा। इस चिट्ठी में पूर्व सैनिकों ने जल्द से जल्द वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। इनका कहना है कि जब तक पीएम की तरफ से ठोस आश्वासन नहीं मिलता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इस बीच बताया ये भी जा रहा है कि 24 जून को कुछ पूर्व सैनिक अपने मेडल वापस लौटा सकते हैं। यूपी के फतेहपुर में खनन के लिए यमुना नदी पर बनाए गए अवैध पुल के मामले में कमिश्नर, डीएम और खनन अधिकारी के सस्पेंड होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। शनिवार को बांदा में केन नदी पर बनाए गए ऐसे ही एक अवैध पुल को ढहा दिया गया। आरोप है कि बांदा में समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की शय पर इस अवैध पुल के जरिए अवैध खनन कराया जा रहा था। आरोप है कि पीडब्ल्यूडी विभाग और ब्रिज कॉर्पोरेशन की परमिशन के बगैर केन नदी पर खनन हो रहा था। एमपी के सबसे बड़े सीडी कांड के रिपोर्ट में नौकर के साथ यौन संबंध में राघव जी की मौजूदगी की पुष्टि हो गई है। एमपी के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी की सीडी के मामले में एक अहम रिपोर्ट आ गई है। सीडी की जांच कर रही दिल्ली सीएफएसएल ने पुष्टि कर दी है कि अप्राकृतिक यौन संबंध की सीडी में राघव जी ही हैं। इस सीडी में राघव जी अपने नौकर के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में राघव जी की पुष्टि होने के बाद अब राघव जी पर पुलिस शिकंजा कस सकती है। फिलहाल राघव जी जमानत पर रिहा हैं और विदिशा में रह रहे हैं। दिल्ली सरकार और एलजी ऑफिस एक बार फिर आमने सामने खड़े हो गए हैं। दरअसल करीब 1 महीना पहले सीएम केजरीवाल ने एलजी से मुलाकात की थी और दिल्ली पुलिस के साथ इंस्पेक्टर का तबादला एसीबी में करने का अनुरोध किया था। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में एसीबी के मुखिया एसएस यादव ने इन 7 इंस्पेक्टर को जल्द भेजे जाने के लिए एलजी के ओएसडी अजय चौधरी को पत्र लिखा था, जिसमें इन 7 इंस्पेक्टर के नाम लिख करके जल्द से जल्द इन्हें एसीबी में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था। अजय चौधरी ने पत्र लिखकर कहा है कि इस तरह से इंस्पेक्टर को चिन्हित करके मांगना फेवरेटिज्म होगा। यादव ने कड़े शब्दों में जवाब दिया है कि वो फेवरेटिज्म नहीं बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से अधिकारियों को मांग रहे हैं। राजधानी दिल्ली में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने सीएनजी फिटनेस घोटाले की फाइल एक बार फिर से खोलने का फैसला किया है। इस घोटाले में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, शीला के करीबी अफसर डीएम सपोलिया और पीके त्रिपाठी भी घेरे में है। बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की थी, साथ ही अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए अनुमति मांगी थी। तब एलजी ने इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये मामला लटक गया था। सीबीआई ने इस पर अपनी आपत्ति भी जताई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से सीएनजी फिटनेस घोटाले की फाइल फिर से खोलने को लेकर राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस ने इस जांच पर सवाल उठाए हैं और कहा कि ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने मामले में शीला दीक्षित से जवाब की मांग की है। साथ ही कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी ने सीएम केजरीवाल से ये भी पूछा है कि शीला दीक्षित के खिलाफ दूसरे मामलों पर वो क्या कर रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को गंभीर बताया है।
बहुत दिन के इंतजार के बाद दिल्ली मेट्रो के ITO मेट्रो स्टेशन को कल यानी सोमवार को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। ITO मंडी हाउस इलाके के लोगों के लिए सोमवार को शाम को 6 बजे से खोल दिया जाएगा। ITO मंडी हाउस ट्रैक के लिए मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त से इजाजत ले ली गई है। CMRS ने 2 जून को नवनिर्मित मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया था। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को शाम 4 बजे झंडा दिखाने के अवसर पर मौजूद रहेंगे। तेलुगु एक्ट्रेस आरती अग्रवाल की अमेरिका में मौत हो गई है। आरती बहुत ज्यादा वजन से परेशान थी और न्यू जर्सी में लाइपोसक्शन सर्जरी कराने गई थी, लेकिन उनकी सर्जरी विफल रही, जिसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। आरती मोटापे और फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थी। ऑपरेशन के बाद कुछ जटिलताओं के चलते उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। अग्रवाल ने तेलुगु फिल्म नुवु नाकू नाचव से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनके हीरो जाने माने एक्टर वेंकटेश थे। मारुति सुजुकी आज अपनी नई कार S क्रॉस की पहली झलक लोगों के सामने रखेगी। इस कार की पहली झलक आईफा अवार्ड फंक्शन के दौरान मलेशिया में दिखने को मिलेगी। इस दौरान कई बॉलीवुड हस्तियां मौजूद रहेंगी। S क्रॉस के साथ मारुति सुजुकी कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर सेगमेंट में कदम रखेगी। अब तक इस सेगमेंट में मारुति सुजुकी की मौजूदगी नहीं थी। S क्रॉस मारुति सुजुकी की पहली क्रॉसओवर कार होगी, जिसे SX4 हैचबैक की तर्ज पर तैयार किया गया है। उम्मीद है कि इस कार की केबिन स्विफ्ट की तरह ही होगी। स्पेन के क्लब बार्सिलोना ने इतालवी क्लब यूवेंटुस को 3-1 से हराकर 5वीं बार चैंपियंस लीग जीत ली है। ये बीते 6 सालों में तीसरा मौका है जब बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग जीती हो। हालांकि यूवेंटुस ने मजबूत चुनौती पेश की, लेकिन नेमार, सुआरेज और मेसी की तिकड़ी ने उनकी एक भी ना चलने दी। फ्रेंच ओपन के मेन सिंगल्स के फाइनल में आज जोकोविच का सामना स्विट्जरलैंड के वावरिंका से होगा। शनिवार को एंडी मरी को हरा करके सर्बिया के नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने ब्रिटेन के एंडी मरी को 6-3, 6-3, 5-7, 5-7 और 6-1 से हरा दिया। उधर वावरिंका शुक्रवार को फ्रांस के विनबर्ड सोंगा को 6-3, 6-7, 7-6, 6-4 से हराकर फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुए थे। अमेरिकी खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने चेक खिलाड़ी लूसी सफारोवा को फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में हरा करके 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया है। सफारोवा पहली बार अपने टेनिस करियर में किसी भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी। उन्होंने पहले और दूसरे सेट में काफी संघर्ष भी किया, लेकिन आखिरकार सेरेना विलियम्स का अनुभव तीसरे सेट में उन पर भारी पड़ा और इस जीत के साथ ही सेरेना विलियम्स दुनिया की तीसरी ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने 20 या उससे भी ज्यादा बड़े एकल खिताब जीते हैं। राहुल द्रविड़ इंडिया ए और अंडर-19 क्रिकेट टीम के कोच बन गए। BCCI एडवाइजरी कमेटी की कोलकाता में हुई पहली बैठक के बाद उनका नाम का ऐलान किया गया। जगमोहन डालमिया के घर में हुई बैठक में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और VVS लक्ष्मण भी मौजूद थे। फिलहाल यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात कुआलालंपुर में चल रहे आईफा अवार्ड 2015 की, जिसके शानदार आगाज के बाद शनिवार को समारोह का दूसरा दिन भी रंगारंग और उत्साह से भरा रहा। शनिवार रात यहां आईफा फैशन एक्स्ट्रावैगन आयोजित किया गया और यहां सभी ने फैशन का जलवा बिखेरा और इस खबर पर भी बनी हुई है हमारी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इंडोनेशिया के बाली में विदेशी पर्यटकों को ले जा रहे एक जहाज में आग लग जाने की वजह से 25 लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त जहाज में करीब 129 लोग मौजूद थे। यात्रियों में 4 ऑस्ट्रेलियाई भी थे। हादसे में पीड़ित सैलानियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि तेल की पाइपलाइन फटने की वजह से जहाज के इंजन में आग लग गई। हॉन्डुरस में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान फंडिंग में भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद माहौल गर्मा गया है। इस भ्रष्टाचार के विरोध में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने प्रदर्शन किया। माउंट सिनामुंग ज्वालामुखी की सक्रियता बढ़ने के बाद अब यहां के किसानों ने अपनी फसल काटनी शुरू कर दी है। इंडोनेशिया में पहले ही ज्वालामुखी की सक्रियता को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुआलालंपुर में चल रहे आईफा 2015 के शानदार आगाज के बाद शनिवार को समारोह का दूसरा दिन भी रंगारंग और उत्साह से भरा रहा। इस समय शनिवार रात यहां आईफा फैशन एक्स्ट्रावैगेंजा आयोजित किया गया और यहां सभी ने फैशन का जलवा बिखेरा।
आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए फिल्म पीकू की खास स्क्रीनिंग रखी गई। स्क्रीनिंग में खुद अमिताभ बच्चन भी मौजूद रहेंगे।